आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ट्रेंडिंग टॉपिक बजट 2025। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक तैयार किया गया है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही डिटेल में इसको बताया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग बिना किसी देरी के। पहले हम लोग जान लेते हैं बजट 2025 में क्या क्या शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीतारमण ने शनिवार को 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में नौकरी पेशा के लिए 12.75 लाख और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। ऐसा कर सरकार ने मध्य वर्ग को साधा और दिल्ली को भी, जहां 4 दिन बाद 5 फरवरी को वोटिंग है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 48 लाख है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1.55 करोड़ कुल वोटर हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली वाले 1.78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। नए स्लैब से यहाँ की 67% मिडिल क्लास आबादी प्रभावित होगी। सीतारमण ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणाएं की। राज्य में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वे बजट भाषण के लिए राज्य की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची थी। बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और एलईडी सस्ते होने का रास्ता खोला और कैंसर की जरूरी दवाओं के दाम भी कम होने का ऐलान किया। आइए हम लोग पूरे बजट के 11 पॉइंट समझते हैं। नौकरी पेशा की 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स कैसे फ्री हुआ, आइए जानते हैं। नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रहेगी। आइए अब हम लोग टैक्स स्लैब की नई रिजीम के बारे में जानेंगे। आप लोग नीचे चार्ट में देख सकते हैं नई टैक्स रिजीम। इसके बाद आता है हमारा बुजुर्गों के लिए टैक्स में डबल छूट कैसे, आइए जानते हैं। बुजुर्गों को एफडी पर मिलने वाले 50,000 ब्याज पर टीडीएस नहीं लगाया जाता था। अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। यानी किसी डिपॉजिट से उन्हें अगर 1 लाख ब्याज मिल रहा है तो उन्हें टीडीएस नहीं देना होगा। 10 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। नेशनल सेविंग स्कीम खाते 29 अगस्त 2024 के बाद निकाली गई रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक के टर्म लोन, आइए जानते हैं। 15 लाख SC/ST महिलाएं जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बनी है, उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा। आंगनबाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना को 3,150 करोड़ का बजट दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस, वॉलेंटियर योजनाओं को इसमें 629 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्वाधार गृह, मातृबंधन, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल और नेशनल क्रेच जैसी स्कीम्स को 2,521 करोड़ का बजट दिया गया है। निर्भया फंड के तहत चल रही योजनाओं के लिए 30 करोड़ का बजट है। नॉर्थ ईस्ट में महिला बाल विकास के लिए 2,615 करोड़ की योजना राज्य सरकारों को 22,195 करोड़ की मदद और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला और बाल विकास के प्रोग्राम चलाने के लिए 897 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे युवा और रोजगार के लिए मेडिकल की 75,000 सीटें कैसे बढ़ेंगी।
आइए जानते हैं। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए में से 3 AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। 1 साल में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पटना IIT के हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप्स दी जाएंगी। रोजगार के लिए सरकार ने अलग से कोई घोषणा नहीं की। हालांकि सीतारमण ने कई योजनाओं का ऐलान करते हुए यह जरूर कहा है कि इनसे रोजगार का सृजन होगा। उसके बाद आता है जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते कैसे होंगे। आइए जानते हैं। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। आइए जानते हैं हम लोग कौन सी 7 चीजें महंगी हुई हैं। पहले स्थान पर आती है जीवन रक्षक दवाएं। आइए जानते हैं ये किस वजह से सस्ती हुई है। 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान। इनमें ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी घटाकर 5% हुई है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इनमें ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल है। उसके बाद आता है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल है। उसके बाद आता है हमारा शिप मैन्युफैक्चरिंग। ये रॉ मटेरियल की कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। उसके बाद आते हैं हमारे फुटवियर, फर्नीचर और हैंडबैग। ये बेट ब्लू लेडर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। उसके बाद आता है क्रिटिकल मिनरल्स। इसकी कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी वेस्ट, लेड और जिंक समेत 12 क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट मिली है। आइए अब हम लोग जानते हैं किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना 1.7 करोड़ लोगों को फायदा कैसे मिलेगा। आइए जानते हैं। कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी। इसके तहत प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन होगा। इसके तहत नेफेड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 साल तक दाल की खरीद करेंगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। आसाम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। अब हम बात करेंगे शिक्षा के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट कैसे उपलब्ध होगा। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्किल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के 5 सेंटर बनाए जाएंगे। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य के लिए 200 डे केयर सेंटर कैसे बनेंगे। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी हैं। कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझ रहे लोगों और परिवारों को राहत देने के लिए अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन डिलीवरी कैब चलाने वालों को आई कार्ड पीएम जय का फायदा। 1 करोड़ जीआईजी वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी करने वाले, कैब चलाने वाले और
ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले वर्कर्स को आई कार्ड दिए जाएंगे। इनका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इन जीआईजी वर्कर्स की संख्या 23 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, देश को खिलौना हब बनाया जाएगा। अभी 64% आयात चीन से है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। देश को खिलौना के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाई क्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे। इन उत्पादों की वैश्विक मांग में समग्र गिरावट के कारण भारत का खिलौना निर्यात 2021 से 2022 में 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। पिछले एक दशक में भारत और खिलौना के लिए चीन पर निर्भर होता जा रहा है। फिलहाल देश औसतन 76% खिलौने का आयात करता है। अब हम बात करेंगे जनजाति के लिए डीएजी गुआ का बजट 4 गुना 30 राज्यों में असर। आइए जानते हैं। जनजातियों के कल्याण के लिए बजट 14,925 करोड़ कर दिया गया है। पिछले साल यह 10,237 करोड़ के करीब थे, यानी इस साल इसमें 45% की बढ़ोतरी हुई है। एकलव्य बोर्डिंग स्कूल के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा बजट दिया गया है। जनजातीय विकास मिशन के लिए 380 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में 335 करोड़ से ज्यादा का बजट है। अब हम बात करेंगे धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में। इसका बजट 500 करोड़ से 4 गुना बढ़ाकर 2,000 करोड़ कर दिया गया है। इससे 63,843 गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं का इजाफा होगा। 30 राज्यों में 549 जिलों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आप सभी ने बजट 2025 के बारे में तो जान ही लिया है, तो अब हम लोग जानते हैं भारतीय बजट के इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय बजट की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश भारत के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। तब से लेकर अब तक भारतीय बजट कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरा है। हम लोग जानेंगे आजाद भारत का पहला बजट। ये पहला बजट 1947 में पेश हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शंखमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद हमारा अगला बजट प्लानिंग एरा प्रस्तुत किया गया था 1991 से 1951 तक। इस दौरान में पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर बजट बनाया जाता था। उसके बाद आर्थिक उदारीकरणीय बजट पेश हुआ 1991 में। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों से जुड़ा ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिससे भारत में विदेशी निवेश और निजीकरण को बढ़ावा मिला। उसके बाद हमारा डिजिटल बजट 2021 में पेश हुआ। 2021 में निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। आइए बजट से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा लेदर बैग, यानी कि चमड़े का थैला। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही आंसर होगा फ्रेंच से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? इसका सही आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर होगा 18 फरवरी 1860 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग।
हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह का क्या प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर होगा वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 112। तो इसी के साथ आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ।